जो लॉयर बनने की जर्नी है आपकी, वो कैसे, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है और एक अच्छा, ये वकील बनने के फायदे कितने हैं? वकील बनने के फायदे तो मुझे 10 साल बाद समझ में आए। बाइक भी है तो बाइक के आगे वो वकील वाला इबला लगा होता है और वो फिर ट्रेवल करते ताकि चालान न कटे शायद। वो तो यूपी बिहार में लोगों को इतना शौक है हाँ, शक्ति प्रदर्शन का। हाँ, इनकम में तो 3 जज खरीदे जा सकते हैं आराम से। तो ऐसा एक्चुअल में मतलब रियल लाइफ में ऐसा है क्या? हाँ है। अच्छा, ऐसे वकील हैं? अरे ऐसे बिल्कुल वकील आप हैं? राइट, क्योंकि नहीं उनका ज्ञान भी ऐसा रहता है कि अगर पुलिस आपको यहाँ से उठा लेती है तो आप उससे ये सवाल पूछे, आप पूछ पाएंगे? मतलब हम लोग जैसे नॉर्मल लोग अगर पुलिस उठाने आ जाए तो हम सवाल पूछ पाएंगे? कोई सवाल नहीं पूछ सकता, उनको बस एक अधिकार दिया है कि अपने वकील को बुला सकते हैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम सब के बीच में एक ऐसी शख्सियत आई हैं पॉडकास्ट में, जिनके बारे में अगर कहा जाए तो वो एक अपनी पूरी परिवार की पहली महिला लॉयर हैं और वो भी क्रिमिनल, और इन केसेस को हैंडल करती हैं और कैसे करती हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आज हम सबों के बीच में हैं एडवोकेट सौम्या सिंह जी। नमस्ते मैम, और आप हमारे एक बार के बुलाने में आ गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर कुछ कहना चाहती हैं तो अभी कह लीजिए, अदरवाइज फिर हम सवाल और नहीं, मैं यहाँ आके बहुत उत्साहित हूँ। अच्छा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ जी, आप पूछिए। मैं प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट करता हूँ। ऐसा आज पहली बार होगा ऑन कैमरा कि वकील साहब से, मैं अदना सा लड़का, मैं सवाल पूछूंगा आपसे। तो पहला यही है कि जो लॉयर बनने की जर्नी है आपकी, वो कैसे, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है और एक महिला, बेसिकली एक लड़की होकर के आप एज अ क्रिमिनल लॉयर प्रैक्टिस कर रही हैं और पढ़ाई की, तो ऐसे कैसे, मोटिवेशन कहाँ से? बचपन से कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था लॉयर बनने के बारे में। हाँ, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा किसी भी चीज को लेके ज्यादा रहती थी। अच्छा। प्रश्न पूछना और ये सारी चीजें मेरे माता पिता को पता था। तो पर मेरे पिता ही ग्रेजुएशन के बाद बोले कि आपको मतलब लॉ करना चाहिए। अच्छा, आफ्टर ग्रेजुएशन आपको हाँ, मेरे फादर ही जो थे इस चीज के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब उत्साहित किए और मोटिवेट किए कि नहीं, जिस तरीके से मेरी मानसिक स्थिति है काम को लेके या प्रश्नों को लेके या समाज को लेके, वो थोड़ी अलग थी लोगों से। अच्छा। तो मेरे पिता बोले कि नहीं, अब अगर ऐसी मानसिक स्थिति है चीजों को लेके इतनी पॉजिटिव, तो फिर उसको अगर प्रोफेशन बना दिया जाए इसका, मतलब मेरा, तो वो कितना और लोगों के लिए लाभकारी होगा और मेरे लिए भी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि समाज में ऐसा माना जाता है कि अगर लड़की वकील है तो रिश्ता कहाँ से आएगा नहीं शादियों के लिए। नहीं, देखिए, ये तो समाज की तो मानसिकता हर एक छोटी से छोटी चीजों पे रहती है। मेरे माता पिता ये सारी चीजें नहीं सोचे। उनका ये था कि मेरा एक अपना बौद्धिक स्तर होना चाहिए, फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहिए और सोसाइटी में आगे रहना चाहिए। तो शादी को इतना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिया गया, क्योंकि उनको ये था कि शिक्षा ही सबसे ज्यादा इंसान को आगे लेके जाती है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। जी, ये अम्बेडकर जी ने कहा था। जी, तो वही मेरे पिता भी चाहते थे कि मैं अच्छे से शिक्षित हूँ, दहाड़ू। जी। अच्छा, ये वकील बनने के फायदे कितने हैं? वकील बनने के फायदे तो मुझे 10 साल बाद समझ में आए। शुरुआत के 10 साल के अंदर तो मेहनत ही करना पड़ता है, लेकिन वकील बनने के फायदे ये हैं कि आप समाज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं, क्योंकि जो मेरी जो यूथ है और जो भी जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं रीलर होती चली जा रही है, रील्स बनाने पे और डांस करने पे, तो वकील फिक्शनल दुनिया ज्यादा बन गई है, ये कहना चाहते हैं जी। वकील बनने के जो फायदे हैं वो सामाजिक स्तर पे बहुत ज्यादा हैं। नहीं, घर के सामने जो नेम प्लेट लगता है उसमें अगर एडवोकेट लगा है तो वो तो सेल्फ ऑब्सेशन। अच्छा। मैं नार्सिसिस्ट हूँ, ना मुझे इतना ऑब्सेशन है कि मैं वकील हूँ, तो ये सारी चीजें हैं। हम लोग एक तरीके से अगर पुराने कानून के हिसाब से देखा, जब से बना है, समाज की सेवा करने के लिए वकील होता है और दूसरों के अधिकार को संरक्षित करने के लिए वकील होता है।
और उसमें वो काम करते करते रमते रमते इतना आगे निकल जाता है जी। कि उसको इस चीज का ख्याल नहीं होता है कि उसको सोसाइटी को प्रूफ करना है कि वो बहुत बड़ा वकील है। अच्छा। उसको ये भूल चुका रहता है, सोसाइटी उसको याद दिलाती है कि हाँ वो कुछ है नहीं, society क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे होता है कि अगर बाइक भी है तो बाइक के आगे वो वकील वाला इबला लगा होता है और वो फिर ट्रेवल करते ताकि चालान न कटे शायद। वो तो यूपी बिहार में लोगों को इतना शौक है हाँ। शक्ति प्रदर्शन का, हाँ, उसका हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक अगला प्रश्न अगर हम पूछें आपसे तो वकील लोगों की इनकम क्या होती होगी, मतलब मैं अगर ऐसे पूछूं। देखिए, वकील की तो फर्स्ट प्रायोरिटी कभी पैसा या फीस नहीं होती है। अच्छा। सेकंड प्रायोरिटी तो होती है लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे, हाँ हाँ। आपके अमाउंट में या इनकम में उतने जीरो बढ़ते जाएंगे। नहीं, मैं एक वेब सीरीज का जिक्र करूंगा, मामला लीगल है। उसमें जज साहब कहते हैं कि आपकी सैलरी तो भाई साहब मतलब आपकी इनकम तो मेरी सैलरी से 3 गुना ज़्यादा, इतनी इनकम में तो 3 जज खरीदे जा सकते हैं आराम से। तो ऐसा एक्चुअल में मतलब रियल लाइफ में ऐसा है क्या? हाँ है। अच्छा, ऐसे वकील हैं? अरे ऐसे बिल्कुल वकील आप हैं? तभी तो यहाँ हूँ ना। क्या बात है। प्रश्न को थोड़ा सा और रोमांच में लाते हैं। आपका सोशल मीडिया अकाउंट है क्या? हाँ है। तो उस पे आप ज्ञान देती हैं, लाइक इस तरीके के केस अगर आपके साथ हो जाएं तो आप ये करें, अगर पुलिस आपको। मेरा पर्सनल अकाउंट है, कोई मेरा ज्ञान देने वाला अकाउंट नहीं है। नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एज एडवोकेट, वो लोग ज्ञान देते हैं। मैं नाम भी कोट कर सकता हूँ लेकिन जरूरत नहीं है। नहीं, नाम की जरूरत नहीं है, अब तो अनगिनत लोग होते जा रहे हैं। हाँ हाँ। उस ज्ञान का यकीनन समाज पे कोई असर पड़ना नहीं है। राइट, क्योंकि नहीं, उनका ज्ञान भी ऐसा रहता है कि अगर पुलिस आपको यहाँ से उठा लेती है तो आप उससे ये सवाल पूछे, आप पूछ पाएंगे। मतलब हम लोग जैसे नॉर्मल लोग अगर पुलिस उठाने आ जाए तो हम सवाल पूछ पाएंगे? कोई सवाल नहीं पूछ सकता, उनको बस एक अधिकार दिया है कि अपने वकील को बुला सकते हैं। हाँ, वकील वही सवाल पूछेगा। हाँ, मेरे पास तो नंबर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो ज्ञान है वो वही समझ सकता है जो कानून की पढ़ाई किया है, कानून को समझता है। कोई एक आम इंसान, आम नागरिक कानून के विषय में उतना नहीं सोच पाता। वो बेचारा दिन भर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को लेके ही परेशान है कि आज कितना करना है, क्या करना है। राइट। वो ज्यादा कानून के बारे में सोच के क्या करेगा? इतना पढ़ के क्या करेगा? और पढ़ने के बाद उसको कहाँ अप्लाई करेगा? हाँ, सही बात है, प्रैक्टिस में आ ही नहीं पाएगा। खैर, अब 2-3 केसेस हैं जिन पे हम बात करेंगे। अतुल सुभाष केस, जो कि जौनपुर का ही केस था जी। उस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? नेगेटिव ओपिनियन पूछ रहे हैं, पॉजिटिव? मैं दोनों पूछना चाहूँगा बारी बारी से। देखिए, ये प्रश्न नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी वो एक एआई इंजीनियर, आप सोचिए कि उसका माइंडसेट कितना स्ट्रांग रहा होगा अपने समय पे। उस लेवल का आदमी अगर सुसाइड करता है और बाकायदे हर चीज को एक ब्रीफ करने के बाद, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि उनके लॉयर में कुछ कमी थी या क्या था? देखिए, कमी हमेशा चुनाव में होता है। हाँ। हम शादी करते हैं, किससे करते हैं? शादी उन्होंने की होगी तो इतना नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से मेंटली हरास होना पड़ेगा। क्योंकि एआई के लिए, एआई में काम कर रहे थे, मेंटली स्ट्रांग होंगे लेकिन वो अपने प्रोफेशन के लिए स्ट्रांग होंगे। ये मामला है सामाजिक न्याय का, ठीक है? हाँ। तो यदि उनके साथ गलत हुआ, कोर्ट ने मेंटेनेंस ऑर्डर किया, कोर्ट अपने हिसाब से नहीं, कानून के हिसाब से जस्टिस देती है, ना ही बदले की भावना से वो करती है, जिसके वजह से सामाजिक द्वेष रहता है लोगों के अंदर कि गलत हो गया उनके साथ। तो ये मामला जो है, ये मामला ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। ये मामला है जागरूकता का, चुनाव का। वो चाहते तो वो अपना पक्ष रख सकते थे। कोर्ट में हार जीत कुछ नहीं होता। कोर्ट जो चलती, जो न्यायालय प्रणाली है हमारी, कानून की जो दशा है, वो केवल न्याय के दम पे ही चलती है। तो यदि वो ये सोच के कि उनके साथ अन्याय हो गया या भरण पोषण की जो राशि है वो लड़की के पक्ष में हो गई, चूंकि वो मानसिक रूप से परेशान थे तो वो कुछ भी सोच सकते हैं। उस पे हम लोग प्रश्न नहीं कर सकते, सबकी अपनी मानसिक दशा होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जहां तक मुझे लगता है कि सुसाइड करना
एक आखिरी ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वो जिंदगी में उनको लग रहा होगा कि वो हार गए हैं, लेकिन उसके लिए वो आगे भी बढ़ सकते थे। नहीं, एलिमनी के नाम पे इतना उनसे मांग लिया गया था कि वो शायद इससे ज्यादा परेशान थे। एलिमनी नहीं, भरण पोषण और एलिमनी का जो ऑर्डर होता है उसको बढ़ाने घटाने का भी प्रावधान है उस कानून में। अच्छा। वो चाहते तो हाई कोर्ट जा सकते थे, उसी न्यायालय में अपनी दोबारा अर्जी दे सकते थे। अच्छा। लेकिन अब उस समय वो परिस्थितियों से हार मान के उसमें कानून को और कानून के दिए गए निर्णयों को तोड़ना ये उचित नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। लेकिन हाँ, उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही दुखी और दयनीय होगी, तभी वो उन्होंने ये कदम इस उठाया। तरीके का हाँ, वो आगे भी बढ़ सकते थे। उन्होंने ये मान लिया कि कानून महिलाओं के लिए ही बना है, जो ये विचारधारा है वो झूठ है, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये जो मेंटेनेंस अमाउंट का जो डिसाइड किया जाता है, जो मेंटेनेंस अमाउंट डिसाइड होता है हमारे लॉज में, वो कैसे डिसाइड होता है? मतलब उसका क्या प्रकरण होता होगा? उसका प्रकरण ये है कि पहली चीज मानी जाती है कि जो पत्नी होती है जी, वो पति के दायित्वों में आती है, उसका भरण पोषण करना पति का दायित्व होता है जी। पति की जैसी आर्थिक जीवन शैली होती है उस हिसाब से पत्नी को भी उस जीवन शैली का प्रभाव में मिलना और रहना उनका अधिकार है, ठीक। उस हिसाब से होती है। लेकिन कानून जब बना मेंटेनेंस के लिए तब स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी। धीरे धीरे स्त्रियों की दशा उठने के बाद, शिक्षित होने के बाद वो भी कमाने निकली। तो बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी हस्तक्षेप करके कुछ इस तरीके के जजमेंट्स लाती है जिससे दोनों पक्ष के हित में काम हो सके। चूंकि ये पारिवारिक विवाद है, ये कोई रंजिशन या वैसा मामला नहीं है जिसको लोग अब बनाते जा रहे हैं। तो ये जो एलिमनी और मेंटेनेंस का मामला है, ये जरूरी नहीं है कि जो पति को देना ही पड़े। अगर कुछ ऐसे परिस्थितियां भी आ जाती हैं जिसमें पत्नियों को नहीं भी मिलता है मेंटेनेंस, जैसे एडल्ट्री के ग्राउंड पे, बाइगेमी के ग्राउंड पे, या वो वेल एजुकेटेड हैं या वेल, वो डिपेंड करता है परिस्थितियां। हर चीज परिस्थितियों पे ही निर्भर करता है। परिस्थिति से ही अपराध होते हैं, परिस्थिति में ही न्याय होते हैं, सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड होता है। तो एक अगला केस था इसमें, जैसे केस थे कि मुस्कान के द्वारा जो सौरभ का मर्डर हुआ था, जिसमें कि नीले ड्रम वाला एक फॉर्मेट बड़ा चला था। दूसरा था राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी सोनम रघुवंशी के द्वारा। इन केसेस में आपका ओपिनियन? केस अलग अलग है। हाँ, राइट। हत्या हुई है इसमें पति की। मुस्कान वाले में क्या अब देखिए, अपराध किसी के मन में से विचार से रोका नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल। मुस्कान में अब उसकी क्या परिस्थिति थी, क्या नहीं थी, हाँ उसमें वो स्पष्ट रूप से इस चीज पे बात कर सकती थी। लेकिन उसने अपराध करना ही उचित समझा। अब उसकी सजा, क्योंकि मुस्कान का आई गेस लव मैरिज था। हाँ देखिए, लव मैरिज अरेंज, वही कहना कि हम क्या चुनते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी कभी जो हम चुनते हैं वो हमारे लिए सही है कि नहीं, हमें उस समय समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से वो चीजें बाद में पता चलती हैं जब हम और मैच्योर होते हैं और जागरूक होते हैं कि नहीं, हमसे तो चुनाव में गड़बड़ी हो गई। तो उसके लिए तो आपको उस पर बात करना चाहिए। मुस्कान के केस के बारे में बता रही हूँ, उसमें उसने अपराध का ही रास्ता चुना जिसमें उसको सजा मिलेगी, न्यायालय चाहेगी। और रही बात राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का केस, थोड़ा सा मेरे हिसाब से अलग है। बिल्कुल। उसमें वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, क्योंकि समाज उसको लोग कहते हैं कि लड़कियां बोल सकती हैं, लेकिन जो एक सामाजिक दबाव परिवार में होता है उसका विरोध करना सबके बस का नहीं है ना। जैसे सोनम के जो रघुवंशी के पिताजी शायद हार्ट के पेशेंट थे, राइट। इस वजह से वो सोची कि अगर मैं बोलूंगी मना किया जाएगा, हो सकता है कोशिश भी किया गया हो, मना किया गया, शादी हुई। तो अब उनके हमारे समाज में एक मानसिकता है कि जब लड़की विधवा हो, डाइवोर्सी हो, तो किसी से भी शादी करा सकते हैं। तो उसके दिमाग में ये आया होगा कि यदि हम विधवा का टैग अपने माथे पे लगा लेंगे तो हो सकता है कि मेरे पिता किसी से भी शादी कराए, मेरे प्रेमी से भी करा दें। तो उसके पीछे एक सामाजिक जो स्तर है उसका बहुत ही ज्यादा रोल है। कई बार ये भी होता है कि शादी हो जाएगी, सब चीजें सही हो जाएंगी, ऐसा। ये हमारा जो समाज है, वो जो व्यक्तिगत अधिकार है विवाह में, पति को चुनना, पत्नी को चुनना, उसमें इतना लोगों का हस्तक्षेप है बिल्कुल कि उसमें अगर कोई अपने अधिकार की भी बात करता है तो उसके लिए उसको रोक दिया जाता है। स्पेशली महिलाओं को भी, पुरुषों के साथ भी दबाव बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पुरुष जो है दबाव ज्यादा नहीं
सहन करते हैं, वो उसका विरोध कर देते हैं। लेकिन महिलाओं को ये बताया जाता है कि तुम बहुत सहनशील हो, तुमको सहना ही तुम्हारे गुण हैं। लेकिन हर चीज सहना गुण नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का जो केस था उसमें कहीं ना कहीं जो अपराध को बढ़ावा मिला वो सामाजिक दबाव के कारण ही मिला। वो साफ साफ, जैसे कि विदेशों में यूरोप होता, अमेरिका होता, तो आप उन लोग की शादी हो चुकी थी जिससे पसंद करती थी। हाँ बिल्कुल, वहां पे ये फैमिली ड्रामा नहीं चलता। लेकिन हमारा देश जो है, भारतीय संस्कृति, वो है तो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन ये जो सामाजिक दबाव है उसके वजह से ये फैसला लेना पड़ा। ये जो सो कॉल्ड स्वतंत्रता है, जो थोपी हुई स्वतंत्रता है उसके वजह से ये चीजें करनी पड़ी उसको। और ठीक इसका उल्टा है, जब लड़की कुंवारी होती तो उसके लिए बेहतर से बेहतर रिश्ते देखे जाते हैं, तब वहाँ इज्जत की बात आती है। और लड़की जब विधवा हो जाती है, तलाकशुदा हो जाती है, तो उनको ये लगता है कि लड़की पे अब दाग लग चुका है, लड़की अशुद्ध हो चुकी है, लड़की तो किसी से भी शादी कर सकते हैं। तो सोनम की हो सकता है मानसिकता यही हो कि यदि हम विधवा रहेंगे तो मेरे पिता समाज के डर से मेरे प्रेमी से ही शादी करा देंगे। जहाँ तक मुझे ये लगता है ये अपराध का कारण है। अब मेरा अपना ये था कि इसमें कहीं ना कहीं दोनों लोगों के माता पिता को पता था कि सोनम शादी नहीं करना चाहती है। बिल्कुल पता था। और इसमें गलती भी इन्हीं लोगों की ज्यादातर बिल्कुल पता था। हम ही नहीं, जो मानव जीवन है ना, वो भविष्य को नियंत्रण करने में विश्वास रखता है। बिल्कुल, इसीलिए वर्तमान खराब हो जाता है। राइट, हम भविष्य का सोच रहे होते हैं और हम भविष्य के ठेकेदार नहीं हैं। राइट, लेकिन हम क्यों भविष्य को इतना ज्यादा सुरक्षित करना चाहते हैं, हमको ये आज तक लोगों की मानसिकता समझ में नहीं आई। ठीक।